नमस्ते बच्चों, आज हम फर्स्ट बुक का जो हमारी बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट बुक है उसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। यानी कि प्रबंध के हमने 5 कार्य करे थे: नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो आज हम प्रबंध का जो 5वां कार्य है नियंत्रण वो डिस्कस करेंगे। ये हमारा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये 2 या 3 क्लासेस में हमारा वाइंड अप हो जाएगा। हाँ जी, एक डायग्राम की मदद से बच्चों हम इसे समझेंगे। ये डायग्राम जो है ये नियंत्रण की परिभाषा भी है और यही डायग्राम जो है वो नियंत्रण की प्रक्रिया भी है। नियंत्रण, कंट्रोलिंग, मैंने आपको लास्ट क्लास में एक वीडियो शेयर किया था जिसमें आपको फाइंड द डिफरेंसेस करना था। आपको डिफरेंस ढूंढने थे, आपने ढूंढे थे डिफरेंस। यानी कि एक इमेज आपको दी गई थी और उस इमेज से कंपेयर करके आप उसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसका पता लगाते थे। राइट। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस का पता लगाना है, यही बच्चों हमारा नियंत्रण है, कंट्रोलिंग है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इमेज दी गई होती है, हम उस इमेज को जो एक्चुअल इमेज हमने बनाई है उससे कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके जो उसमें कमी है, जो उसमें अंतर है, उसका पता लगाते हैं। और ये अंतर क्यों है, क्या इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, ये पता लगाया जाता है। और फिर उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। यानी कि अगर हमें अगली इमेज बनानी है तो उस इमेज को सुधारने के लिए हम काम करते हैं। तो ये जो पूरा हमने जो डिस्कस किया है ये बच्चों नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो क्या किया जाता है नियंत्रण में, मानकों का निर्धारण करना। ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं आप साथ साथ। सबसे पहले मानकों का निर्धारण करना। बच्चों, मानकों का निर्धारण करने का मतलब क्या है, हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि एक दिन में एक कर्मचारी 100 यूनिट्स बनाएगा, वो 100 कमीजें बनाएगा एक दिन में कर्मचारी, ये डिसाइड हो गया है। अब कोई 70 बना रहा है, कोई 80 बना रहा है, कोई 90 बना रहा है, तो आपकी नज़रों में कौन कर्मचारी सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया। हमें ये पता चला कि बनानी चाहिए 100, लेकिन वास्तविक एक्चुअली में एक कर्मचारी एक दिन में 180 कमीजें बना रहा है। 100 बनानी चाहिए, 80 बना रहा है। दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि मानक और वास्तविक प्रगति को आपस में हमने कंपेयर किया, उनकी तुलना की। जब हमने 100 को 80 से कंपेयर किया तो हमें पता चला कि अंतर कितना है, 20 है। ये जो 20 है डिफरेंस है, ये इसका एनालिसिस किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण करने का मतलब क्या है, ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये जो अंतर है ये क्यों हुआ है। कर्मचारी को 100 यूनिट्स बनानी थी, उसने केवल 80 ही क्यों बनाई। क्या कर्मचारी बीमार था, क्या कर्मचारी का काम करने का मन नहीं था, या फिर जिस दिन वो फैक्ट्री में काम करने आया उस दिन फैक्ट्री में लाइट चली गई, बिजली की कोई समस्या थी, मशीन में कोई प्रॉब्लम थी, कच्चा माल अच्छा नहीं था, जिन औजारों पे वो काम कर रहा है वो अच्छे नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है, कारणों का पता लगाना जो है, ये विचलन के विश्लेषण में आता है। यानी कि तुलना करना, फिर विचलन का विश्लेषण करना, एनालाइज करना, उन कारणों का पता लगाना जिस वजह से ये विश्लेषण, ये विचलन हो रहा है। और हमें पता चल गया क्योंकि कच्चा माल अच्छा नहीं था, मशीन में कोई खराबी है, तो उसे दूर करने के लिए हम सुधारात्मक कार्रवाई करते हैं। क्या करेंगे, हम मशीन को ठीक करवाएंगे, जो कच्चा माल हम इस्तेमाल कर रहे थे उस कच्चे माल की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा से इस काम को करें तो वो गलतियां दोबारा से रिपीट ना हो। जो आदमी एक गलती को एक बार करने के बाद में उसे सुधारे ना, तो वो आदमी दोबारा से फिर उसी गलती को कर रहा है, तो उस इंसान में और जानवर में क्या अंतर रह जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की क्या वो होती है, खासियत होती है कि अगर उन्हें पता चल गया कि वो ये गलती कर रहे हैं तो अगली बार वो उस गलती को दोबारा से ना करें, नहीं करते। तो इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है, जब हमें पता चल गया कि क्या क्या कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। हमें पता चला मशीन में खराबी थी तो मशीन ठीक करा दो, कच्चा माल खराब था तो कच्चा माल बदल दो, कर्मचारी ठीक से प्रशिक्षित नहीं थे तो कर्मचारी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करो। और अगर कर्मचारी मन लगाकर काम नहीं कर रहा है तो उससे पूछो कि भाई क्या कारण है कि तुम मन लगा के काम नहीं कर रहे, या फिर तुम संगठन में रहना नहीं चाहते हो। तो दोनों में से जो भी कारण है, अगर वो संगठन में नहीं रहना चाहता है तो उसे मोटिवेट करो रहने के लिए, नहीं कर सकते हो तो उसे जाने दो, किसी और व्यक्ति को लेकर आओ। तो इसलिए ये सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है ताकि दोबारा से भविष्य में जो भी काम है वो योजनाओं के अनुरूप किए जा सके। तो यही हमारी नियंत्रण की परिभाषा है, यही हमारी नियंत्रण की प्रक्रिया है। अभी डिस्कस करेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले मानकों का निर्धारण करते हैं, फिर
वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है, दोनों की तुलना की जाती है, फिर विचलन मतलब डिफरेंस, डेविएशन, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। तो नियंत्रण प्रक्रिया में कितने स्टेप हुए? 1 2 3 4 5। कितने स्टेप्स हो गए? 5 स्टेप्स है नियंत्रण प्रक्रिया में। अब हम नियंत्रण प्रक्रिया की परिभाषा डिस्कस करते हैं, जो कि उस डायग्राम से ही हमने निकाली है। नियंत्रण प्रक्रिया में प्रमापों का निर्धारण किया जाता है। प्रमाप लिखा हो या मानक लिखा हो एक ही बात होती है। स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि कितना काम हमें करना है, एक्चुअल कितना हमें करना है, प्रमापों का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है कि हमने एक्चुअली कितना अचीव किया, और दोनों की तुलना की जाती है। क्यों करते हैं हम प्रमाप की तुलना वास्तविक प्रगति से? ताकि हम विचलनों का पता लगा सकें। हम डेविएशन का पता लगाते हैं, विचलन का पता लगाते हैं और उन्हें दूर करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की जाती है। हमसे जो भी गलतियां हो गई हैं उन गलतियों को ठीक किया जाता है। क्यों करते हैं उन गलतियों को ठीक? ताकि योजनाओं के अनुसार जो हमने प्लान किया है उसके अनुसार हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, इसलिए नियंत्रण में ये 5 कदम उठाए जाते हैं। ये परिभाषा नोट कर लीजिए। कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो आप याद नहीं कर पाएंगे। प्रमापों का निर्धारण अंडरलाइन कर लीजिए, वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन अंडरलाइन कर लीजिए, तुलना अंडरलाइन कर लीजिए, विचलनों का पता लगाना, सुधारात्मक कार्यवाही करना। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं नियंत्रण प्रक्रिया में। आगे डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नियंत्रण का महत्व। क्यों इम्पॉर्टेंट है नियंत्रण? क्यों मानकों का निर्धारण करना ज़रूरी है? क्यों वास्तविक प्रगति का मूल्यांकन करना ज़रूरी है? क्यों दोनों की तुलना करनी ज़रूरी है? क्यों विचलन का विश्लेषण करना ज़रूरी है? और सुधारात्मक कार्यवाही करनी क्यों ज़रूरी है? क्यों ना चीज़ों को ऐसे ही चलने दिया जाए, कभी पता ही ना लगाया जाए कि कर्मचारी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होगा? अगर अच्छे कर्मचारी को ये नहीं बताया जा रहा कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, या बुरे कर्मचारी को ये नहीं बताया जा रहा कि तू बहुत बुरा काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा? अच्छे कर्मचारी को अच्छा काम करने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा और बुरे कर्मचारी को इस बात का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। इसलिए किसी भी संगठन के लिए नियंत्रण जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेडिंग डाल लीजिए नए पेज पे। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट है लक्ष्यों की प्राप्ति। नियंत्रण जो है वो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। इसे साथ साथ नोट डाउन करते जाइए। क्यों सहायक होता है? क्योंकि जैसे ही हम मार्ग से भटकते हैं, हमें सीधा चलना है, जैसे ही हम मार्ग से भटके नियंत्रण एकदम से हमें बताता है बीप 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 अपने मार्ग पर आइए, कि विचलन का पता लगाकर हमें दोबारा से उसी मार्ग पर ले जाता है, सही मार्ग पर लेकर चला जाता है। तो नियंत्रण जो है वो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। क्यों सहायक होता है? क्योंकि जैसे ही हम मार्ग से भटकते हैं, नियंत्रण विचलन का पता लगा के, विचलन मतलब डेविएशंस, जो भी कमियां हैं उनका पता लगा के हमें दोबारा से सही मार्ग पर लेकर आता है। हम अपने गोल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। नोट कर लीजिए इसे। सेकंड पॉइंट, मानकों की यथार्थता को आंकने में सहायक। यथार्थता, एक्चुअलिटी, वो अचीव किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते, इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए।